हम लोग भौगोलिक चिंतन पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन भारतीयों के संदर्भ में बात कर लिया था आपसे। प्राचीन ग्रीक या यूनानी भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में बातें शुरू किए थे हम, और हमने हिकैटियस तक बातें कर लिए थे आपसे। हिकैटियस, ठीक। हिकैटियस से पहले होमर हैं, थेल्स हैं, अनेक्जिमेंडर, डेमोक्रिट्स, पाइथागोरस, इन सब पर बातें हो गई थी। और आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से हेरोडोटस के बारे में, 485 से 425 ईसा पूर्व। से 425 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहा है, जीवन काल कह सकते हैं आप। इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? पहली बात तो ये एक इतिहासकार थे और प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इतिहासकार होने के साथ साथ भूगोलवेत्ता भी थे। तो फिर अब आप याद रखने के लिए सोच लीजिए कि जब एक इतिहासकार भूगोलवेत्ता बनता है तो वो क्या कोशिश करेगा। उसका पहला प्रयास होगा कि इतिहास को भूगोल समझ के पढ़े और भूगोल को इतिहास समझ के। इन्होंने भी वही काम किया। इनका जो मानना था, इन्होंने अपना विचार दिया और बताया कि जो इतिहास है, समस्त इतिहास का भौगोलिक अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, और समस्त भूगोल का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। ये इनका प्रमुख विचार था जो इन्होंने कहा था। एक दार्शनिक और यात्री भी थे। इन्होंने एशिया माइनर, यूनान, फारस और भी बहुत सारी जगहों पर यात्राएं की थी, और उन यात्राओं के दौरान इन्होंने एक और बात स्पष्ट की थी। इन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, इस विषय में एक नई बात कही थी। इनसे पहले जो भूगोलवेत्ता रहे हैं या जो यात्री थे या दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को नील नदी अलग करती है, ठीक है। नील नदी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। लेकिन इन्होंने, हेरोडोटस ने कहा कि नील नदी नहीं, बल्कि कौन अलग करता है इनको? लाल सागर से ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है, आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि किसने ये कहा था कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप लाल सागर से अलग होते हैं? लाल सागर से अलग होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आप इनके विषय में ध्यान में रखिएगा। कैस्पियन सागर के संदर्भ में भी इन्होंने बात कही। इनसे पहले जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कैस्पियन सागर उत्तरी सागर का हिस्सा है, ठीक है। हेरोडोटस ने एक बात और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो घटना है, घटना का अर्थ हो गया जो भौगोलिक घटनाएं हैं, प्रत्येक घटना को इन्होंने पर्यावरण के साथ जोड़ने पर बल दिया। एक विचारक भी थे, क्योंकि दार्शनिक थे, तो कहीं ना कहीं इनके विचार भी खूब फेमस हुए उस समय। हेरोडोटस और इतिहास के पितामह भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने ये बात भी स्पष्ट किया कि जो घटनाएं हैं उनको पर्यावरण के साथ उनका संबंध है, इस पे बल दिया इन्होंने, ठीक ठाक तरीके से बल दिया। और पर्यावरणवाद की जो विचारधारा थी, पर्यावरणवाद की विचारधारा, इसको इन्होंने जन्म दिया एक तरीके से। ये पर्यावरणवाद वही है जो आप लोग भौगोलिक चिंतन में निश्चयवाद पढ़ते हैं या नियतवाद पढ़ते हैं। उसका जन्म जो है वो यहाँ से होता है, ठीक है। ये पर्यावरणवाद का अर्थ यही हुआ, मतलब प्रकृतिवाद, पर्यावरण सर्वे सर्वा है, उसी के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। ये बात इन्होंने स्पष्ट की और पर्यावरण विचारधारा का जन्म दिया। यही आगे चल करके क्या होता है, निश्चयवाद की प्रबल अवधारणा बनती है। यानी सब कुछ प्रकृति है, मानो उसका दास है। ये निश्चयवाद की कोट लाइन है, ठीक है। इनके बाद एक प्लेटो हैं, तो प्लेटो के बारे में भी देख लेती हैं। जो भूगोल के संदर्भ में इन्होंने क्या बातें कही हैं, इनका जो समय रहा वो 425 से 348 का रहा है। 425 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व। देखिए, भूगोल की अलग अलग किताबों में कहीं कहीं ये जो तारीख है, समय है, ये थोड़ा सा कभी कभी अगर अंतर दिखाई दे तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। किताबें हैं और प्राचीन काल में जो तारीखें हैं ये काफ़ी विवादित भी रही हैं, तो एग्जैक्ट आंकड़ा अगर कहीं मिलता है तो कहीं थोड़ा बहुत चेंजिंग भी आता है इसमें। तो हो सकता है कि 48 की जगह कहीं 47 लिखा हुआ मिल जाए, या 425 की जगह 426 या 27 लिखा हुआ मिल जाए।
तो इसको लेके परेशान मत होइएगा। तो प्लेटो आप सब जानते हैं कि एक दार्शनिक था। इन्होंने एक जो भूगोल के विषय में जो प्रमुख बात कही वो थी ये कि पृथ्वी चपटी है। ठीक है, ये जो अवधारणा पहले से चली आ रही थी कि पृथ्वी, पहले के भूगोलवेत्ता क्या मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि क्या है, दीर्घवृत्तीय है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि दीर्घवृत्तीय है। ये बात इनकी एक नई बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये प्लेटो का कथन था कि पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। देखिए, मैं यहाँ पे जो विद्वान हैं उनका जीवन परिचय नहीं बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। जो हमारी नेक्स्ट बैच होगी, जो अगले एग्ज़ाम को फोकस होगी, वहाँ पे हम इसका नोट्स भी बनवाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक रिवीजन के तौर पे इसे देख लीजिए। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होंगी, नोट्स भी होंगे आपके पास, लेकिन कम समय में 15 से 20 मिनट की क्लासेज में इन सारे भूगोलवेत्ताओं का नाम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन अगर आपको याद हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने माना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सब क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये बात प्लेटो ने स्पष्ट किया था। प्लेटो के बाद में फिर आते हैं अरस्तु, 384 से 322। अरस्तु इन्होंने भूगोल के संदर्भ में क्या बात कही थी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन काल में विद्वान थे उनके साथ में एक शब्द, दो शब्द आप जोड़ दीजिएगा पहले ही सारे विद्वानों के पीछे। पहला कि वो यात्री थे, खूब यात्राएं करते थे, और भूगोल के विषय में जो भी उनके पास ज्ञान है उसका मैक्सिमम हिस्सा, आप कह सकते हैं अधिकांश हिस्सा, यात्राओं के द्वारा जो उनका अनुभव था वही है। तो अगर यात्राओं से जो अनुभव मिला उसका उन्होंने एक विचार के तौर पे प्रस्तुत किया, अर्थात वो दार्शनिक भी थे। तो यात्री थे प्लस दार्शनिक थे। अरस्तु भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और आप कह सकते हैं कि एक गणितीय भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, गणितीय भूगोलवेत्ता या गणित भूगोलवेत्ता कह सकते हैं आप। दार्शनिक, यात्री इनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ ही जाएगा। ठीक है, एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था मीटियोरोलॉजिका, ये पूछ सकता है कभी एग्जाम में। मीटियोरोलॉजिका, इस ग्रंथ का नाम आप ध्यान में रखिएगा। इसमें उल्लेख किस बात का किया इन्होंने, तो ब्रह्मांड दर्शन का, यानी ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, उपग्रह, इन्हीं सब का इसमें उल्लेख किया गया है और ठीक ठाक तरीके से इन्होंने इसका उल्लेख किया। और इन्होंने माना पृथ्वी गोलाकार है और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में आस्था प्रकट की। इन्होंने दो बातें कही, पृथ्वी गोलाकार है, इससे पहले हमने देखा पृथ्वी दीर्घवृत्तीय है और उससे पहले पृथ्वी चपटी थी, लेकिन अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोलाकार है। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण पर भी इन्होंने ध्यान दिया थोड़ा सा। ये भूगोल के विकास में, यानी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप आज की ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं भूगोलवेत्ता। पहले पृथ्वी को कुछ और मानते थे, फिर कुछ और माना उन्होंने, अब इन्होंने गोलाकार माना। पृथ्वी के रियल आकार में बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। इतनी बातें इनके संदर्भ में है। आप इनका ये पुस्तक ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि मीटियोरोलॉजिका किसकी पुस्तक है, तो अरस्तु की। ठीक है, इनके बाद आते हैं फिर थियोफ्रेट्स। क्या नाम है, थियोफ्रेट्स। इनका जो समय रहा है 377 से 287 ईसा पूर्व। ये अरस्तु के शिष्य थे, ये जो अरस्तु महाराज हैं इनके शिष्य थे। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, स्टेटमेंट में एक छोटा सा पैरा दे करके आपसे और इनकी कुछ विशेषताएं दे देगा और फिर आपसे नीचे ऑप्शन में नाम दे देगा कि ये किस विद्वान की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अरस्तु के ये क्या थे, शिष्य थे। वनस्पति तथा जलवायु के संबंधों पर कार्य किया इन्होंने। ये पहले भूगोलवेत्ता रहे हैं या विद्वान रहे हैं जिन्होंने
वनस्पति का जलवायु के साथ संबंधों पर विचार किया। ठीक है, तो वनस्पति व जलवायु संबंधों पर विचार किया। ठीक है, एक जो बहुत बड़ी बात, और ज्योग्राफी में आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न 2 बार आ चुके हैं यूजीसी नेट में, और तीसरी बार आने की पूरी संभावना है कि थियोफ्रेट्स ये पहले विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने आप को क्या कहा, भूगोलवेत्ता कहा। ध्यान रहे, इन्होंने अपने आप को, पहले विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा था, अपने आप को भूगोलवेत्ता कहा था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने अपने आप को ज्योग्राफर नहीं बोला था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं भूगोलवेत्ता हूँ। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। इनके बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण है, 2 बार प्रश्न आ चुके हैं यहाँ से। इनके बाद में फिर बात करते हैं इरेटास्थनीज के। क्या नाम है, इरेटास्थनीज। ये भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं, 276 से 194 ईसा पूर्व। इन्होंने भूगोल में, देखिए ये सही अर्थों में भूगोल का पिता इनको कहा जा सकता है। सही अर्थों में भूगोल के विषय में तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत दिया, लेकिन इरेटास्थनीज को सही अर्थों में भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पृथ्वी के वर्णन के लिए, यानी पृथ्वी की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था जियोग्राफी। तो इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। क्या? जियोग्राफी। थियोफ्रेट्स ने भूगोलवेत्ता शब्द इस्तेमाल किया अपने लिए। इरेटास्थनीज ने पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? पृथ्वी के वर्णन के लिए, यानी व्याख्या करने के लिए पृथ्वी की। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया? भूगोल के पितामह। अब देखिए, ज्योग्राफी के पिता बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस काल में तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गणितीय भूगोल का विकास किया था उसमें। उस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। ठीक है, क्या नाम था? जियोग्राफिया। जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें गणितीय भूगोल का विकास किया। गणितीय भूगोल का विकास। ये सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती जा रही हैं क्योंकि यही एग्जाम में आना है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। आपको मिलाने के लिए क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, एक काम इन्होंने और किया था, पृथ्वी की परिधि मापी थी और पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों को भी इन्होंने अंकित किया था और पूरी पृथ्वी को 5 कटबंधों में भी इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, एक उष्ण कटबंध, 2 शीतोष्ण कटबंध और 2 शीत कटबंध में पूरी पृथ्वी को बांटा था, जो कि आज का जो कटबंधीय वर्गीकरण है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था बस। ठीक है, इन्होंने जो 5 कटबंधों में बांटा पृथ्वी को, वो ऐसे बांटा था कि ये उष्ण कटबंध हो गया, इसकी दोनों तरफ शीतोष्ण कटबंध और यहाँ शीत, इधर शीतोष्ण और ऊपर शीत कटबंध। आज का जो वर्गीकरण है वो 0 डिग्री के दोनों तरफ उष्ण कटबंध, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण और उसके बाद में शीत कटबंध। लेकिन इन्होंने 5 कटबंधों में पूरी पृथ्वी को बांटा था। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जियोग्राफिया जो पुस्तक है इनकी, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? तो नाम आप ध्यान रखिएगा, इरेटास्थनीज। ठीक है, तो ये तो थे प्राचीन यूनानी या ग्रीक भूगोलवेत्ता। इनके बाद में एक नाम और आता है, 2 नाम आते हैं, एक पॉलीबियस और एक हिप्पार्कस। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। पॉलीबियस, ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने पहली बार नदी अपर्दन की बात की थी। ठीक है, इनकी रुचि जो थी, इंटरेस्ट इनका भौतिक भूगोल में था
और ये नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया का अध्ययन जो है, अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है उस पर इन्होंने बात किया था। इन्होंने नदी अपर्दन की बात की थी, नदी अपर्दन प्रक्रिया की। यही इतना आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर कभी प्रश्न बन जाए कि कौन से यूनानी भूगोलवेत्ता रहे हैं जो नदी द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया का अध्ययन किए और उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार नदियाँ अपनी घाटियों का निर्माण करती हैं या विकास करती हैं। भाई अपर्दन से घाटी ही बनेगी, और भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने घाटी का उल्लेख किया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक भूगोलवेत्ता और है हिप्पारकस 150 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या भूगोल के विषय में योगदान दिया? एक एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का निर्माण इन्होंने किया था। एस्ट्रोलैब यंत्र का निर्माण। इस यंत्र की क्या विशेषता थी? ये एक गोलाकार डायल था, डायल मतलब जैसे घड़ी का डायल होता है, और ये 360 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 360 भागों में डिवाइड था, ऐसे था, ऐसे ऐसे करके ये 360 पार्ट इसके बने हुए थे। ठीक है, और बीच में एक भुजा थी। भुजा का मतलब कोई एक सुई जिसे आप कह सकते हैं। एक वृत्ताकार डायल था जिसमें 360 अंशों में डिवाइड किए थे और बीच में एक भुजा थी। उसका प्रयोग कहाँ वो करते थे? जब समुद्र यात्रा करते थे तो समुद्री यात्रा के दौरान इस भुजा के सहारे ध्रुव तारे से इसका क्या करते थे? वर्तमान स्थिति निर्धारित करते थे। ठीक है, और जहाँ पे हैं वो लोकेशन ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते थे। वो उनकी तकनीकी थी कि उस समय भी वो सही यानी एक निश्चित लोकेशन ज्ञात करने में सफल होते थे इस डायल के सहारे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के आधार पे, इसी डायल के आधार पे पृथ्वी पर उन्होंने एक अक्षांश और देशांतर का पूरा एक जाल बुना था, जो कि महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हम आज भी अध्ययन करते हैं भूगोल के तहत। तो ये कुछ यूनानी या ग्रीक भूगोलवेत्ता थे प्राचीन काल के जो हमने देखा। प्राचीन काल में रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा है? स्ट्रैबो हैं, टॉलेमी हैं, इन सब पे भी बात हम करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं प्राचीन रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में कुछ थोड़ी सी। क्या? प्राचीन रोमन भूगोलवेत्ता एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रोमन भूगोलवेत्ता हैं, लिस्ट दे देता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला नाम जो देखेंगे स्ट्रैबो का देखेंगे, 64 से 24 ईसा पूर्व। क्या नाम है? स्ट्रैबो। ठीक है, 64 से 24 ईसा पूर्व। ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो रोमन विद्वानों में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है भूगोल में वो इसी व्यक्ति का था। जितने भी रोमन विद्वान रहे हैं उस समय के, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका है। इनकी एक पुस्तक थी जियोग्राफिका, पुस्तक का नाम जो था जियोग्राफिका। ठीक है, ये जो जियोग्राफिका था इसमें वर्णन क्या किया थी उन्होंने, इसमें था क्या, मैटर क्या था? उस समय जो विश्व था, जितना भी ज्ञात विश्व था, जो जानकारी में था इन लोगों को यात्रा करने के बाद में, ठीक है, उन ज्ञात विश्व का विस्तृत वर्णन किए थे। जितनी जानकारी थी इन्हें विश्व की, उसकी ठीक ठाक व्याख्या इन्होंने इस पुस्तक में किया था। अपने जीवन काल में ये लगभग 43 किताबें लिखे थे, 43 किताबें लिखे थे, और इसमें से 17 भूगोल से संबंधित थी। ध्यान रहे, 17 किताब भूगोल से संबंधित थी। ठीक है, उसमें जियोग्राफिका बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पहले विद्वान थे जिसने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल तथा ऐतिहासिक भूगोल से लगभग सभी भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम का वर्णन इन्होंने किया था। ये एग्जाम में आमतौर पर कभी आया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि भूगोल का एक विस्तृत ज्ञान इनको था और इन्होंने अलग अलग किताबों में उसका व्याख्या भी की। चूँकि 17 किताबें इनकी भूगोल से संबंधित थी, तो निश्चित रूप से राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इन सब का भी इन्होंने उल्लेख किया ही होगा। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्ट्रैबो का। और इस ऐतिहासिक भूगोल में इन्होंने क्या किया था कि इतिहास और भूगोल के बीच में
जो रिलेशन था उसको इन्होंने स्पष्ट किया था अपने ऐतिहासिक भूगोल वाली पुस्तक में। ठीक है, इनके बाद नाम आता है टॉलेमी की, महत्वपूर्ण नाम है टॉलेमी। इनका जो जीवन काल था 90 से 168 ईस्वी। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये रोम साम्राज्य का सबसे विख्यात भूगोलवेत्ता माना जाता है, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा। इनका जो सबसे विख्यात या प्रसिद्ध ग्रंथ जो था सिंटैक्सिस, ग्रंथों का नाम आप मत भूलिएगा, सिंटैक्सिस। ठीक है, इसी को अल्माजेस्ट नाम से भी जाना जाता है। 2 किताबें थी सिंटैक्सिस का, आप मान सकते हैं कि 2 पार्ट था। एक था अल्माजेस्ट और इसका जो दूसरी बुक इनकी थी उसका नाम था भूगोल की रूपरेखा। ये तीनों नाम एग्जाम में आ चुका है। सिंटैक्सिस 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अल्माजेस्ट 1 बार पूछा गया है। किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, टॉलेमी की रचना है। ठीक है, अल्माजेस्ट में इन्होंने गणितीय भूगोल तथा खगोल की जो जटिल समस्याएं थी उनको इन्होंने व्याख्या किया था। खगोल विज्ञान से संबंधित जो मैथमेटिकल चीज़ें थी, गणना वाली चीज़ें थी, वो अल्माजेस्ट में रही हैं। ठीक है, और जो भूगोल की रूपरेखा थी इसमें इन्होंने ज्योग्राफी यानी विश्व में लगभग 8000 स्थान यानी लोकेशन जो था, जगह का नाम इन्होंने अंकित किया था इस पुस्तक में। आप देखते हैं ना, जैसे मैप पढ़ते हैं आप, एटलस, तो भूगोल की रूपरेखा समझ लीजिए कि उस समय का इनका एटलस था। क्या था? एटलस। इसमें इन्होंने 8000 स्थानों को, लोकेशन को अंकित किया था। ये इनके लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी और आप सबके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अल्माजेस्ट कंप्लीट होने के बाद में एक 8 खंडों वाली एक पुस्तक लिखी थी, गाइड टू ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एक बार ये पूछा जा चुका है। पूछा था गाइड टू ज्योग्राफी किसकी रचना है? टॉलेमी की। ठीक है, तो इनकी ये 2-3 पुस्तकें आप ध्यान में रखिएगा। एक विद्वान और थे, पॉम्पेनियस मेला। ठीक है, पॉम्पेनियस मेला। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी कॉस्मोग्राफी। क्या थी? कॉस्मोग्राफी। इसमें ब्रह्मांड संबंधी जानकारी इन्होंने दी थी, और एक थी डी कारोग्राफी। ठीक है, कॉस्मोग्राफी नाम से ही लगता है कि ब्रह्मांड का वर्णन किया गया होगा उसमें, और जो डी कारोग्राफी थी इसमें पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में इन्होंने डिवाइड किया था। ये कुछ बातें हैं जो आप नज़र में रखिएगा। हालांकि पुस्तक का नाम मैच कराने के लिए आता है, सीधा 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक यहाँ दे देता है ये। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक थी, एक कॉस्मोग्राफी जिसमें ब्रह्मांड का वर्णन किया गया था, और एक डी कारोग्राफी थी जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया था। पृथ्वी को 5 भागों में इन्होंने बांटा था। फिर इनके बाद में आते हैं प्लिनी, 2300। प्लिनी का नाम भी भूगोल में काफ़ी चर्चित है। इनका जो समय काल रहा है वो 23 से 79 ईस्वी। इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है भूगोल में, जो हम लोग इनको पढ़ते हैं, क्यों? प्रकृति के यानी नेचर के संबंध में इन्होंने कुछ लिखा था। ठीक है, और लगभग इनकी 37 खंडों में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्राकृतिक इतिहास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्राकृतिक इतिहास। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। प्लिनी के बाद में फिर भूगोल की दुनिया में अंधेरा युग छा गया। एग्जाम में पूछता है कभी कभी, अंधेरा युग क्या है, या डार्क एज। अंधेरा युग कुछ और नहीं है, जब किसी का विकास हो रहा हो और वो विकास एकाएक बाधित हो जाए। ये जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, ये ज्योग्राफी यानी भूगोल की दिशा में एक डेवलपमेंट हो रहा था धीरे धीरे। बहुत सारे विद्वान अपने विचार दे रहे थे, अपनी किताबें लिख रहे थे, प्रचार कर रहे थे, पृथ्वी की रियल जानकारी जो थी, ब्रह्मांड की सही जानकारी तक वो पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। यानी जब टॉलेमी का समय था, ये वाला काल,
इस समय चूँकि टॉलमी एक विद्वान और महान विद्वान रहे हैं उस समय रोमन साम्राज्य में, उसी समय हुआ क्या था कि भौगोलिक ज्ञान यानी जो ज्योग्राफी से संबंधित ज्ञान था वो अपने चरम सीमा पर था, ठीक है। लेकिन फिर रोमन साम्राज्य का पतन भी हुआ उसी समय, और जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो पहले के समय में क्या था कि किसी भी विषय वस्तु का विकास राजा के या साम्राज्य के संरक्षण में होता था। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर क्या हुआ, ये घटना लगभग 3री से 12वीं शताब्दी के मध्य की है। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में फिर ईसाई धर्म का बोलबाला शुरू हुआ। तो फिर ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी वो भूगोल में, चूँकि अगर रोमन साम्राज्य के समय कोई चीज़ विकसित हुआ था तो फिर उसके अपोजिट में अगर कोई खड़ा होगा तो उसको फिर नीचे गिराएगा धीरे धीरे करके। तो फिर जब ईसाई धर्म का युग आया तो भूगोल की दिशा में जो विकास हो रहा था, जो विद्वान थे इन लोगों का कुड़की होने लगा। अब ये सब इनकी कोई ग्रंथ नहीं चलना, कोई बात नहीं मानना, अगर जो ईसाई धर्म कहता था वही सत्य माना जाता था। यहाँ तक कि ईसाई धर्म ने बाइबिल का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, और बाइबिल में जो बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं वही बात लोग मानते थे। तो वैज्ञानिक जो बातें थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी, और फिर आध्यात्मिक बातें उस पर प्रभावी होने लगी। यहाँ तक कि ईसाई धर्म में बाइबिल ने ये बात कह दी कि पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि क्या है, तस्तरी नुमा है। इन्होंने फिर से ये बात कही कि पृथ्वी क्या है, तस्तरी नुमा है। इससे पहले भूगोलवेत्ताओं ने अपने ज्ञान, अपने अनुभव, मेहनत से ये बात कही थी और प्रूव भी किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। लेकिन जब ये अंधेर युग आया, जब ईसाई धर्म का प्रभुत्व हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो फिर से ये बात मानी गई कि पृथ्वी तस्तरी नुमा है। यानी भूगोल में जो विकास हो रहा था भूगोल की दिशा में, वो विकास पूरी तरीके से खंडित हो गया। और वो उस पर कौन प्रभावी होगा, अध्यात्म प्रभावी होगा। यानी वैज्ञानिकता जो थी वो समाप्त होने लगी। इसी को अंधेरा युग या डार्क एज कहा जाता है भूगोल के संदर्भ में, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में फिर हम कुछ प्राचीन अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।